सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सभी पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूं। एक पेपर आपका रहता था 2017 का पेपर, पहले मैंने सॉल्व कराया है, लेकिन इस तरीके से डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपने नहीं देखा है, तो ये भी मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूं। और इससे पहले 7 पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूं, 16 का भी करा दिया है मैंने, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक 23, 24 का एक ही पेपर है। तो ये सारे पेपर जो है मैंने सॉल्व करा दिए हैं, आप देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको सभी क्लासेस, पहले मैंने आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया है, फिर पूरा राजन सीरीज, पूरा पवन सीरीज और आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एक मास्टर क्लास पहले मैं करा चुका हूं और नई मास्टर क्लास का इंतजार आप लोग कर रहे हैं, मुझे पता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। और यहाँ पे इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जो हैं इन पेपर्स का लाभ उठा पाए। देखिए 8 मॉडल, 8 ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए और 5 मॉडल पेपर्स मैं आपको कराऊंगा, जो आपके लिए बिल्कुल जो है ऐसे होंगे कि वहां से प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो बस आपको इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और आप परीक्षा में 25 में 25 स्कोर करके ही आएंगे। ठीक, यहां से पढ़ के जा रहे हैं तो बिल्कुल 25 में 25 कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, तो अब चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। आज देखिए 2017 का पेपर हम कर रहे हैं और पहले हमको 5 बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं यहाँ पे करने हैं। अब देखिए पहला आपका है परिमेय संख्या 4/5 तथा 8/15 का भागफल है। भागफल का मतलब क्या पूछ रहा है, ये दो भिन्न संख्याएं आपको दी गई हैं। भागफल का मतलब है कि भाग दे करके बताना है आपको यहाँ पे, यानी कि 4/5 में आपको भाग करना है 8/15 से और भागफल बताना है। अब देखिए अंश में भिन्न है, हर में भिन्न है, तो हर के हर में जो संख्या होती है उसका गुणा हो जाता है अंश में, और जो हर के अंश में होती है उसका गुणा हो जाता है अंश के हर में। ठीक, ये आपको अगर टफ लग रहा है तो आपको मैं बता दूं, अगर कहीं पे इस तरीके से देखिए, इसको वैसे कैसे लिखेंगे, 8-5 भागा 8/15। तो एक चीज और मैंने आपको बताया है कि अगर दो भिन्न संख्याओं में भाग हो रहा है और इसको आप गुणे में भी परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे, ये भाग वाली चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे, बाद वाला जो भिन्न है उसको पलट दीजिए, हर को अंश बना दीजिए, अंश को हर बना दीजिए, बस इतना कर देना होता है, फिर भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा। देखिए 4×15 और ऋण 5×8। अब यहीं से सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए 4 से 8 को काटेंगे तो ये 2 बार में कट गया, और 5 से काटेंगे तो ये 1 बार में और ये 3 बार में। अब यहाँ पे बचा है 1/1, यानी कि यहाँ पे माइनस बचा हुआ है, और यहाँ पे 3/2, तो -3/2 ये उत्तर हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है -3/2, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद देखिए संख्या 2 है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्याओं के अवयवों की संख्या है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि आपसे क्या घटना बोल रहा है और क्या आपसे पूछ रहा है। आपसे बोल रहा है एक पासा फेंकने पे, एक पासा फेंकने पे आपको पता है एक पासा फेंकना एक आपका इवेंट हो गया, और इसमें आपकी अलग अलग घटनाएं घटित हो सकती हैं। जैसे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। ठीक, तो एक पासा फेंकने पर आपको पता है क्या क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, इनमें से कुछ भी आ सकता है। ये 6 घटनाएं घटित हो सकती हैं एक पासा फेंके जाने पर। अब क्या बोल रहा है, फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्याओं के अवयवों की संख्या होगी। अब देखिए पासा फेंका गया,
इसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि। जितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं उनका ये जो सम्मिलित रूप यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसी को बोला जाता है प्रतिदर्श समष्टि। अब बोल रहा है कि प्रतिदर्श समष्टि में इसमें अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या, मतलब इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये आप बताइए। तो इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखिए, एक ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है, क्योंकि ये डिफिनीशन में ही आता है अब भाज्य संख्याओं अभाज्य संख्याओं के। अब अभाज्य संख्या जो शुरू होती है आपकी 2 से, 2 होती है अभाज्य संख्या, 3 होती है, 4 भाज्य होता है, 5 अभाज्य होता है और 6 भी आपका भाज्य होता है। तो इस तरीके से ये 3 अभाज्य संख्याएं आपको प्रतिदर्श समष्टि में मिल रही हैं। ये है अभाज्य संख्याएं, ठीक। अब यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है, इनकी गिनती कितनी है? 1 2 3, ये 3 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा 3, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो प्रतिदर्श समष्टि में जो अभाज्य संख्याओं की संख्या है वह 3 है। अब इसके बाद देखिए संख्या 3 है 0, इसके बाद है 3 2 5 0 और 8 है का घनमूल है, यानी कि 6 अंक पे दशमलव लगा हुआ है। अब घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट, ठीक। 0.0000008 किसी संख्या का घनमूल पूछ रहा है तो इसका मतलब यह होता है कि वह संख्या आपसे पूछ रहा है जिसका 3 बार गुणा करने पर दी संख्या, जो दी गई संख्या वो हमको मिल जाए। तो इसको अगर हमको प्राप्त करना है तो देखिए 6 स्थान पे दशमलव है और 8 है। अब केवल 8 होता तो क्या लिखते? 2 गुणे 2 गुणे 2 ये लिख देते थे अगर केवल 8 होता। अब यहां पे हमको 6 स्थान पे दशमलव भी लगाना है, ठीक। 6 स्थान पे दशमलव आना चाहिए, यानी कि 2 स्थान पे दशमलव वाली संख्याओं का अगर 3 बार गुणा करते हैं हम तो 6 स्थान पे दशमलव आता है। तो यहीं पे सिंपली आप क्या कर दीजिए 0.02 0.02 इसी से अगर आप गुणा करेंगे इनका तो ये आपस में 6 स्थान पे दशमलव लग जाएगा और 2 गुणे 2 गुणे 2 8 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इसको इतना लिख सकते हैं। अब 0.2 जो है क्यूब रूट में 3 बार गुणा है तो 1 जो है बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से उत्तर जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा 0.02, ठीक। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से ये आपने घनमूल निकाल लिया। या एक मेथड और है वो भी मैंने आपको बार बार बताया है, जैसे यहाँ पे घनमूल जब निकालना है इसका क्यूब रूट और जितने स्थान पे दशमलव लगा है उतने 1 के आगे उतने से आप गुणा कर दीजिए, यानी कि 1 के आगे 6 शून्य से आप गुणा करेंगे ऊपर और 1 के आगे 6 शून्य से आप नीचे गुणा कर देंगे, ठीक। तो ऊपर तो दशमलव हट जाएगा और नीचे जो हो जाएगा आपका, नीचे जब घनमूल लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 100, ठीक। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 0.02, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका दोनों मेथड है, चाहे जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं तो संख्या 4 है sin 30/cos 60 का मान होगा। तो sin 30 और cos 60 का मान बराबर होता है, आपको पता है sin 60 भी 1/2 होता है और cos 60 भी 1/2 होता है। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा कितना 1। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है 1 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए संख्या 5 है समीकरण 5x बराबर y और 2x + y = 7 के हल में y का मान है। तो यहाँ पे समीकरण जो है आपका 5x बराबर y दिया गया है और 2x + y = 7 दिया गया है। y का मान निकालना है। अब देखिए y का मान कितना है 5x, तो y की जगह इस समीकरण में हम रख देंगे 5x। तो 2x + y की जगह 5x, y की जगह 5x रख दिया और बराबर है 7 के। अब देखिए 2x धन 5x ये हो जाएगा 7x बराबर 7 और x बराबर कितना हो जाएगा 7/7। 7 इधर गुणे में था उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 1।
x की वैल्यू आ गई यहां से 1, x की वैल्यू 1 मिल गई, हमको y का मान बताना है तो x का मान 1 यही समीकरण में रख दीजिए, तो 5 गुणे 1 बराबर y, या y बराबर कितना मिल जाएगा 5, तो y की वैल्यू हमको मिल गई 5, ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 5 बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही आसानी से आप तुरंत हल कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न रहते हैं कुछ जिसको आप देख करके ही उत्तर तुरंत लगा दोगे, ठीक। तो इस तरीके से ये आपने कर लिया यहाँ पे 5 बहुविकल्पी प्रश्न। इसके बाद देखिए आपको मिलेंगे 6 अति लघुत्तरीय प्रश्न, एक एक नंबर के 5 बहुविकल्पी प्रश्न, 5 नंबर आपके तैयार हो गए। अब एक एक नंबर के 6 अति लघुत्तरीय प्रश्न ये आपको कर लेने हैं, आपके 11 नंबर जो है तैयार हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न संख्या 6 है, यदि 17 सेंटीमीटर लंबे 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, इसका सलूशन ज्यादातर जगह गलत दिया रहता है, ठीक है। तो ज्यादा समय आप लोग मत खराब करिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसका सही सलूशन क्या है। तो देखिए 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत, अब सबसे पहले बना लीजिए आप, देखिए ये 17 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा, ये आपका एक आयत है, ठीक। इस तरीके से अब यहां पे समझिए ये 17 है लंबाई और ये 7, ये चौड़ाई कितनी है 7 है, ठीक। तो अब बोल रहा है कि आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इस आयत को चौड़ाई के परितः घुमाना, चौड़ाई के परितः घुमाने का मतलब क्या है कि चौड़ाई की किसी एक भुजा को आप फिक्स कर दीजिए, एक चौड़ाई को फिक्स कर दीजिए और एक चौड़ाई को पकड़ करके घुमाइए इस तरीके से, ठीक। तो अब इसको हम ऐसे मान लेते हैं, इस तरीके से हमने ये फिक्स कर दिया, ठीक। अब इसको हम घुमाएंगे तो किस प्रकार से हमारा ये, देखिए इसको घुमाएंगे इस प्रकार से तो ये हमारा बेलन निकल के आएगा इस प्रकार से, ठीक। ये हमारा बेलन बन जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे हमारे बेलन को कि ये हमारा बेलन बन जाएगा। अब इसके यहाँ पे मिला देंगे, ये हमारा बेलन हो गया। अब इस बेलन की त्रिज्या अगर आप देखें तो 17 है और ऊंचाई अगर आप देखें तो ये कितनी है 7 है, ठीक। तो ये यही होता है, इसमें सही से किसके परितः घुमाया जाएगा इसी पे डिपेंड करता है कि आपका आर और एच कितना होगा। अगर लंबाई के परितः घुमाता तो ऊंचाई 17 होती और त्रिज्या 7 हो जाती, लेकिन यहाँ पे चौड़ाई के परितः घुमाया गया है तो आपका त्रिज्या 17 हो जाएगा और ऊंचाई h 7 हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है बेलन का आयतन, तो आयतन कितना होता है बेलन का, आयतन होता है बेलन का पाई r स्क्वायर इंटू h। पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू है 17, तो 17 गुणे 17 क्योंकि 17 का स्क्वायर है और h कितना है 7। अब देखिए 22/7, 7 हर में है और यहाँ 7 अंश में है, ये दोनों कट जाएंगे। अब बचेगा क्या 22 गुणे 17 गुणे 17। अब देखिए 22 गुणे 17 गुणे 17, 17 गुणे 17 कितना होता है 289, 17 का स्क्वायर। अब इसके बाद 289 में आप गुणा कर लीजिए 22 का तो कितना हो जाएगा 2 9 18 हासिल लगा 1, 16 1 17 हासिल लगा 1, 4 1 5, फिर इतना ही आ जाएगा। 2 से फिर गुणा हो रहा है तो 8 7 और 5, तो 8 और ये 15 हो जाएगा, 15 और ये कितना हो जाएगा 12 1 13 हो जाएगा और ये 6 63 58, 6358 और सब कुछ दिया गया है सेंटीमीटर में, तो घन सेमी ये आपका उत्तर हो जाएगा 6358 घन सेमी। इस बेलन का आयतन यहाँ पे हमको मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो
एक बाग में आपको बता दिया है कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, 2304 है, और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितने की बाग में पंक्तियां हैं। तो मान लेते हैं कि एक पंक्ति में जो है कितने पेड़ हैं, x पेड़ हैं। एक माना एक पंक्ति में पेड़ x है, तो पंक्तियों की संख्या x होगी, क्योंकि दोनों बराबर दिया गया है। जितने पेड़ हैं, जितने एक पंक्ति में पेड़ है उतने ही बाग में पंक्तियां हैं, ये बोला गया है। अब यहां पे देखिए बोला कि बाग में कुल पेड़ जो है वो 2304 हैं, तो कुल पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल पेड़ों की संख्या बराबर होगा एक पंक्ति में पेड़ x और गुणे कुल पंक्तियों की संख्या, ये भी x है तो x गुणे x, और कुल पेड़ों की संख्या हमको दी गई है 2304 बराबर x स्क्वायर, और x बराबर लिखना चाहें तो अंडर रूट 2304 लिख सकते हैं। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ पे 2304 देखिए 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, अभी भी 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 5 और 7 और 6, फिर 2 से कटेगा तो 2, 8, 8, फिर 2 से कटेगा तो 1, 4, 4, फिर 2 से कटेगा तो 7, 2, फिर 2 से कटेगा तो 3 और 6, फिर 2 से कटेगा तो 18, फिर 2 से कटेगा तो 9, फिर 3 से और फिर 3 से। तो देखिए इसको कितना लिख सकते हैं, 2 का गुणा कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार, 2 का गुणा 8 बार और गुणे 3 का गुणा 2 बार। तो ये घातें आधी हो जाएंगी, जब इससे बाहर आएंगी तो 2 के घाते 4 बचेगा और ये 3 के घाते 1 बचेगा, ठीक। और ये हो जाएगा आपका अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 गुणे 3, ये कितना हो जाएगा 48, 48। x का मान कितना आ जाएगा 48, यानी कि जो पंक्तियों की संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी 48, ठीक है। एक पंक्ति में जो पेड़ हो जाएंगे 48 हो जाएंगे और जो पंक्तियों की संख्या होगी वो भी कितनी होगी 48, ठीक। तो इस तरीके से ये मान आपने आसानी से यहाँ पे निकाल लिया, ठीक। केवल आपको वर्गमूल निकालना था यहाँ पे बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, tan 45 माइनस cot 30 प्लस 2 cos 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, माइनस cot 30 कितना होता है cot 30, tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 उसका उल्टा, इसका मान होता है √3, प्लस 2 इंटू cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और sin 90 का मान होता है 1। अब सॉल्व करिए तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0 और माइनस √3 और प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा कितना √3, तो माइनस √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा 0, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग तो संख्या 9 है हमारा, समीकरण 3x माइनस 30 धन x स्क्वायर को हल कीजिए। तो x स्क्वायर वाले को हम पहले लिख लेते हैं और फिर 13x माइनस 30, ये एक क्रम हम फॉलो करते हैं, बड़ी घात को पहले लिख लेते हैं फिर छोटी घात को और जो कांस्टेंट है उसको लिख लेते हैं। अब यहां से हमको पता है कि इसका हल करना है हमको, तो x का मान हमको निकाल करके देना होगा। अब x का मान निकालने के लिए पहले तो इसका गुणनखंड करना होगा, गुणनखंड करने के बाद x के 2 मान जो होंगे वो हमको मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यानी कि a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -30 है, तो a इंटू c कितना आएगा -30 आएगा, यानी कि b 13 को हमको 2 भागों में इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा -30 आए और जोड़ने पे 13 आए। तो ये कब आ सकता है 15 और -2 में अगर तोड़ दिया जाए, यानी कि जो लिखा है 13x इसको लिख दिया जाए 15x माइनस 2x, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा गुणा -30 मिल जाएगा और जोड़ जो हो जाएगा
13 मिल जाएगा। ठीक, हमने कुछ नहीं किया, 13x की जगह 15x माइनस 2x लिख दिया है। अब पहले दो पदों में देखिए x कॉमन मिल रहा है तो x धन 15 बच जाएगा, और बाद के दो पदों में -2 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे धन 15 बराबर 0। अब दोनों जगह x धन 15 कॉमन है तो x धन 15 यहां से कॉमन ले लिया, यहां से यहाँ बचेगा x तो लिख दीजिए x, यहाँ बचेगा -2 तो यहाँ लिख दीजिए -2 और बराबर 0। तो इस तरीके से ये जो हमको समीकरण दिया है इसको गुणनखंड के रूप में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x धन 15 गुणे x -2 बराबर 0। अब हम क्या कर सकते हैं, x धन 15 को ऐसे रहने दें और x -2 को बराबर के उधर भेज दें, तो इधर गुणे में है तो उधर जाएगा तो शून्य के बटे में हो जाएगा। अब शून्य के बटे में x -2 शून्य में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो मान शून्य ही आता है, तो ये हो जाएगा शून्य और x बराबर हो जाएगा, ये धन 15 उधर जाएगा 0 -15 तो मान कितना आ जाएगा -15, तो x का एक मान मिल गया आपको -15। और यहीं पे देखिए x -2 को हमने बराबर के उधर भेजा था 0 के बटे में, अब हम x धन 15 को उधर भेज देंगे और x -2 को इधर रखेंगे तो x -2 बराबर 0 मिल जाएगा और x बराबर 2 मिल जाएगा। x की 2 वैल्यू मिलेगी क्योंकि यहाँ पे ये द्विघातीय समीकरण है, तो x के 2 मान हमको ऐसे मिलेंगे जिसको हम अगर इस समीकरण में रख दें तो ये पक्ष भी 0 हो जाएगा, बराबर के उधर 0 है, x का ये मान अगर -15 रखेंगे तो भी 0 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो भी 0 मिल जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर 2 और 13 दूनी 26, तो ये हो गया 26 और 4 30 हो जाएगा और -30 कितना 0 मिल ही गया। तो इस तरीके से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 10 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लिख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या हमको निकालना है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एक तरफ रखते हैं और बाकी चीजें 7 का गुणा हो जाएगा 154 में और 22 का भाग हो जाएगा, 22 को काटेंगे 11 से, 11 दूनी 22 और इसको काटेंगे तो 11 के नम 11, 4 बचा और 4 इधर है 44, 4 बार में और कट जाएगा 14 बार में, फिर 2 से 14 को काटेंगे 7 बार में कट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बराबर √7 स्क्वायर, यानी कि आर बराबर हमको मिल जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर। आर का मान जो हमको वृत्त की त्रिज्या निकालनी थी वो कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए संख्या 11 है, 14x² + 5x + 1 का गुणनखंड कीजिए। तो बहुत ही आसान है, a × c देखिए कितना है 4 है, ठीक, तो इसको कितना 5 को कितने में तोड़ेंगे कि जोड़ हमारा 5 आए और गुणा करने पे 4 आए, तो 4 और 1 में तोड़ देंगे तो 5x को लिख देंगे यहां से 4x धन x धन 1, ठीक। अब पहले देखिए कॉमन लेंगे तो 4 और x कॉमन आएगा तो x + 1 बच जाएगा, और यहाँ बाद के दो पदों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लीजिए तो x + 1 यहाँ भी हो गया, तो x + 1 यहाँ है, x + 1 यहाँ है, कॉमन लेंगे x + 1 को तो यहाँ पे बचेगा 4x और यहाँ पे +1, तो यही गुणनखंड हो जाएगा। इसको हम इतना लिख सकते हैं x + 1 × 4x + 1, ये इसका गुणनखंड हो गया, यही आपसे पूछ रहा था, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे 11 प्रश्न आपके हो गए एक एक नंबर वाले। अब आपको देखना है आगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो 2-2 नंबर के आपके प्रश्न होंगे वो आप यहाँ पे देखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। देखिए रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आपको मैंने घटनाएं बताया है, प्रतिदर्श समष्टि आपको हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि जब कोई प्रयोग किया जा रहा है तो क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है
तो पहले पासे पे भी 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है और दूसरे पासे पे भी 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो इस केस में प्रतिदर्श समष्टि हम कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रयोग में जब दो पासों को एक साथ फेंका गया तो मान लेते हैं कि पहले पासे पे 1 आ रहा है, तो दूसरे पासे पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, या दूसरे पासे पे 2 आ सकता है, या दूसरे पासे पे 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक, तो पहले पासे पर 1 आते हुए दूसरे पासे पे 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। ये 6 घटनाएं घटित हो सकती हैं जब पहले पासे पे 1 आ रहा हो। इसी तरीके से पहले पासे पे अगर 2 आ रहा हो तो दूसरे पासे पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक, तो पहले पासे पे 2 आते हुए दूसरे पासे पे 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से पहले पासे पे 3 आते हुए दूसरे पासे पे 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक, इसी तरीके से हम लिखेंगे कि पहले पासे पे अगर 4 आ रहा हो तो दूसरे पासे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक, अब इसी तरीके से अगर पहले पासे पे 5 आ रहा हो तो दूसरे पासे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक, इसी तरीके से अगर पहले पासे पे 6 आ रहा हो तो दूसरे पासे पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बस इतनी घटनाएं घटित हो सकती हैं। ठीक, यहाँ पे जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी सभी पॉसिबिलिटीज हमने लिख लिया है। कैसे, क्योंकि हमने कंसीडर किया है पूरा, पहले पासे पे भी 1 अगर आ रहा हो तो दूसरे पे 1 से लेकर के 6 आ सकता है। अगर पहले पासे पे 1 से 6 तक कुछ भी आ रहा हो और दूसरे पासे पे 1 आ रहा हो। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो चुकी हैं। ये मैंने आपको बार बार बताया है। ये होता है प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि किसी प्रयोग में कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो दो पासों को जब फेंका जाता है तो ये 36 घटनाएं घटित हो सकती हैं। अब इतना तो ये तो बेसिक है, ये आपको हर एक प्रश्न में आना चाहिए, तब इसके आगे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। किन अंकों का, जैसे दो पासे आप फेंकेंगे तो पहले पे कुछ आएगा दूसरे पे कुछ आएगा, तो उन्हीं दोनों अंकों का योग 4 होने की संभावना आपसे पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे संभावना पूछ रहा है। और एक परीक्षा में आपसे कल जो 2018 का पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया था तो वहां पे आपसे क्या घटनाएं पूछा था, तो कहीं घटनाएं अगर पूछ लेगा तो केवल घटना लिखना रहेगा, कहीं संभावना पूछ लेगा तो संभावना आपको निकालना रहेगा। संभावना वहां भी पूछा था, सेम क्वेश्चन था। तो अब देखिए कहाँ योग 4 मिल सकता है। अब देखिए ये पहली घटना जो है हमारी 1,1, पहले पे 1 आया दूसरे पे 1 आया, तो यहाँ योग कितना हो गया, 1 धन 1 2। यहाँ पे पहले पे 1 आया दूसरे पे 2 आया, तो 1 धन 2 ये हो गया 3, 1 धन 3 ये हो जाएगा कितना 4। तो ये ऐसी घटना है जो हमको यहाँ पे पूछ रहा है, योग 4 होना चाहिए। तो योग 4 यहाँ मिल रहा है। देखिए यहाँ योग करेंगे 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 3, यहाँ 4, तो यहाँ हमको फिर योग जो है 4 मिल रहा है। तो ये भी एक घटना हमारे फेवर में है। तो यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ भी हमको 4 मिल गया योग। यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, और यहाँ देखिए 4, 1, 5, 1, तो 4 तो पहले ही हो गया और एक और जोड़ेंगे 1 से लेकर के 6 तक, तो ये बड़ी संख्याएं मिलेंगी। तो आगे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, योग 4 मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझिए कि हमको 3 घटनाएं अनुकूल घटनाएं मिल रही हैं जहां पे योग 4 आ रहा है। अब
हमको बताना है संभावना, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में क्या लिखते हैं, अनुकूल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं कितनी है 3 और बटे कुल घटनाएं कितनी है 36। तो 3 बटे 36 यानी कि 3 से 36 को काटिए तो 1 बटे 12 ये आपका संभावना हो जाएगा। यही 1 बटे 12 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही आसानी से आपने देख लिया और बिल्कुल बेसिक आपके दिमाग में अब तैयार हो गया होगा। कोई भी किसी भी प्रश्न में अगर लिख दे कि 2 पासे फेंकने पर, तो कम से कम ये 36 घटनाएं तो आपके दिमाग में तुरंत ही आ जानी चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 13 है, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार 840 वर्ग सेमी कपड़ा लगा हो तथा उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेमी हो तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपने जोकर के सर पे टोपी देखी होगी, इस तरीके से शंक्वाकार होती है। ठीक, जो बर्थडेज में आप लोग लगाते हैं। ठीक, ये हो गई बर्थडे वाली टोपी आपकी। और इस मदारी की टोपी शंक्वाकार, इसमें जो कपड़ा लगा है, कपड़ा कहाँ लगा होगा टोपी में, आपको पता है कि जो सरफेस एरिया होता है, ठीक, वही ये जो गोल होता है यहीं पे कपड़ा लगा होगा। यानी कि इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वहीं पे कपड़ा लगेगा। तो मदारी की टोपी में कितना कपड़ा लगा है ये बता दिया, और परिमाप, मदारी के सिर का परिमाप बताया 56 सेमी, जो बराबर होगा इसके आधार में जो वृत्त होता है इसके परिमाप के बराबर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मदारी के टोपी में लगा कपड़ा, मदारी के टोपी में लगा कपड़ा जो है वो बराबर होगा शंकु के वक्र पृष्ठ के। ठीक, तो यहाँ पे मदारी के सर पे कितना कपड़ा यहाँ पे लगा है 840 वर्ग सेमी, और इसका वक्र पृष्ठ कितना होता है पाई आर एल। ठीक, तो ये हमारा पहला समीकरण की तरह हो गया। और उसके गोल सिर पे परिमाप 56 सेमी है, तो यहां पे लिख सकते हैं मदारी के सिर का परिमाप ये बराबर होगा इसके वृत्त के परिमाप के या परिधि के लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मदारी के सिर का परिमाप आपको दिया गया है 56 और वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर। ठीक, तो यहां से आर की वैल्यू अगर निकाली जाए तो ये हो जाएगा 56 बटे 2 पाई, तो पाई की वैल्यू अगर रख दें 22 बटे 7। ठीक, तो सीधे पाई तो नोन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर की ये वैल्यू आप यहां रख लीजिए। ठीक, जिससे हमको क्या निकालना है तिरछी ऊंचाई एल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए लिखिए यहाँ पे आर का मान समीकरण 1 में रखने पर आर का मान रखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 840 बराबर पाई इंटू आर की वैल्यू है 56 बटे 2 पाई और इंटू एल। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 56 को काटेंगे 28 बार में कट जाएगा। एल बराबर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 840 और 28 गुणे में है तो यहाँ 28 भाग में हो जाएगा। 28 दूनी 56, 28 तिया 84 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा एल का मान 30 और सब कुछ दिया गया है सेंटीमीटर में, तो 30 सेंटीमीटर। ये एल का तिरछी ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही आसानी से ये आप यहाँ पे कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करना है, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे देखिए पद दिए गए हैं, 21 की बारंबारता 2 है, यानी कि इस आंकड़े में 21 2 बार आया है, 22 3 बार, 23 5 बार, 24 1 बार, 25 2 बार। तो सबसे अधिक बार कौन आया है 23, जो 5 बार आया है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही हमारा बहुलक होता है। किसी भी आंकड़े में
जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही हमारी बहुलक होगी। तो बहुलक हमारा क्या होगा, 23 होगा। ठीक, तो इस तरीके से बहुलक हमारा 23 हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूं कि बारंबारता जिसकी सबसे अधिक होती है वो बहुलक होता है। इस 5 को इसको बहुलक मत बना दीजिएगा। 5 सबसे अधिक बारंबारता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वो बारंबारता जो सबसे अधिक है। ये किसकी अधिक है, 23 की। ठीक, तो 23 यहाँ पे आपका बहुलक होगा। ठीक, समझ गए आप। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तो संख्या 15 है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। हमको वह भिन्न निकालना है। तो माना भिन्न x/y है। ठीक, ये हमने यहाँ पे मान लिया। ठीक, क्या बोल रहा है कि एक भिन्न है x/y, उसके अंश में से अगर 1 घटा दिया जाता है तो उसका मान 2/3 हो जाता है। ठीक, तो हम इस भिन्न के अंश में से घटा देते हैं 1, तो x-1 हो जाएगा बटे y बराबर मान कितना हो जा रहा है, 2/3। ठीक, तो अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो 3 का गुणा हो जाएगा इधर अंश में x-1 और इधर y का गुणा हो जाएगा उधर अंश में, तो हो जाएगा 2y। तो अब 3x-3 बराबर 2y को इधर ले आइए, 3x-2y और -3 को उधर भेज देंगे, +3 हो जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण हमको मिल गया, 3x-2y बराबर 3। अब इसके बाद देखिए बोल रहा है कि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो मान 1/2 हो जा रहा है। तो हर में 4 जोड़ दीजिए, y-4 बराबर कितना हो जा रहा है, 1/2। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो 2x बराबर y + 4, 1 का गुणा होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो इधर ले आइए 2x - y बराबर 4 के। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब 2 अननोन है x और y और 2 समीकरण है हमारे पास, हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, -2 और यहाँ पे -1 है। ठीक, तो यहाँ पे दूसरे समीकरण में अगर हम 2 से गुणा कर दें और समीकरण 2 को घटा दें तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 - 2 गुणे समीकरण 2। समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से घटा देना है। ठीक, तो ये हम कर देंगे। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 लिखिए कितना है, 3x - 2y बराबर 3 और 2 से गुणा कर देंगे दूसरे समीकरण में, तो हो जाएगा 4x - 2y और 4 में गुणा होगा तो 8 हो जाएगा। ये हो गया। अब घटाना है तो नीचे वाला जितना है सबका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। धन 4x था तो ऋण 4x, ये -y था तो +2y और ये -8। अब देखिए ये 3x में से 4x घटेगा तो -x हो जाएगा और -2y में 2y जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और बराबर 3 और ऋण 8 कितना आएगा, ऋण 5। तो अब देखिए ऋण ऋण कट जाएगा और x का मान कितना हो जाएगा, x का मान आपका 5 हो जाएगा। x की वैल्यू 5 हमको मिल गई। तो अब हम किसी समीकरण में, समीकरण 1 में ही रख दीजिए x का मान 5। समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर ऐसा लिख लीजिएगा यहाँ पे, तो ये 3 × 5 - 2y बराबर 3, तो हो जाएगा 15 - 2y बराबर 3 और -2y इधर भेज दीजिए, 3 को इधर भेज दीजिए, तो +2y बराबर हो जाएगा 15 - 3 यानी कि 12 और y बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो y का मान 6 आ गया, x का मान 5 आ गया। तो यहाँ पे आपका भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न का मान 5/6, ये आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पे सॉल्व किया है, 2 समीकरण बनाए हैं जो यहाँ पे हमको प्रश्न में दिया गया था, जो चीजें उसके अनुसार
सबसे पहले भिन्न को हमने xy मान लिया, फिर जो समीकरण में दिया गया था कि भिन्न में से 1 घटाने पे 2/3 हो जा रहा है, उसके अनुसार समीकरण बना लिया। और उसके बाद बोल रहा था कि हर में 4 जोड़ने पे भिन्न 1/2 हो जा रहा है, वो हमने कर दिया, समीकरण बना लिया। दोनों समीकरणों को हल कर दिया, एक चर का मान आ गया, फिर उस चर का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया तो दूसरे चर का मान आ गया, दोनों चर के मान हमारे आ गए तो हमारा भिन्न आ गया 5/6। तो इस तरीके से ये आसानी से यहाँ पे आपने हल कर लिया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक वृत्त है और चतुर्भुज ABCD है, विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं। इसके विकर्ण जो है यानी कि A से C को मिलाया गया है और B से D को मिलाया गया है। यदि कोण ACB ये वाला कोण आपका 52 अंश हो तथा कोण BAC 48 अंश हो तो कोण ADC यानी कि ये कंप्लीट पूरा कोण आपसे पूछ रहा है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप समझिए किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए त्रिभुज ABC में ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ABC, ये वाला त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो 2 अंतःकोणों का योग मान आपको पता है, तीसरा अंतःकोण आप निकाल सकते हैं। तो 52 और 48 100 हो जाएगा, बचा कितना 80। तो ये आपका कोण जो हो जाएगा ये 80 अंश हो जाएगा। तो यहां से तीनों अंतःकोणों के योग से हमने निकाला कोण ABC जो होगा वह 80 अंश का होगा। ठीक, अब चक्रीय चतुर्भुज में हमको पता होता है कि 2 सम्मुख कोणों का जो योग होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। यानी कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में जो कोण D होगा वह कोण D यानी कि जो हमको निकालना है कोण ADC पूरा नाम लिख दीजिए, और जो कोण ABC है इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग होगा 180 अंश के बराबर। और कोण ABC हमारा पहले से कितना है हमने निकाल लिया है 80 अंश है, तो ये 80 घट जाएगा 180 में से, ADC का जो मान आ जाएगा वह 100 अंश आ जाएगा। यानी कि ये कोण का जो मान होगा वो 100 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, एक धातु के ठोस आयताकार सिल्ली की माप 10 सेमी गुणे 4 सेमी गुणे 1.6 सेमी है। इसे पिघला करके एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। नई सिल्ली की भुजा माप ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब पहले जो घनाकार सिल्ली है इसको पिघला करके जो घनाकार एक घनाभाकार, ये आपका क्या है एक धातु के ठोस आयताकार सिल्ली की माप, ये आयताकार नहीं है ये घनाभाकार है। यहाँ पे घनाभाकार, आयताकार का मतलब तो 2D हो जाएगा। ठीक, घनाभाकार सिल्ली की माप 10 सेमी 4 सेमी और 1.6 सेमी। ठीक, तो एक तरीके से एक घनाभ है जिसको पिघलाया जा रहा है, पिघला के घन बनाया जा रहा है। तो घन का आपसे भुजा पूछ रहा है, घनाभ का पूरा माप आपको दिया गया है और घन के भुजा की माप आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे सीधे सीधे सिंपली क्या होगा, यहाँ पे जो घन का आयतन होगा, जो घन बनेगा उसका आयतन बराबर होगा यहाँ पे घनाभ के आयतन के। बस इतना सा यहाँ पे आपको समझना है कि जो धातु घनाभ को बनाने में लगी है उसको पिघलाएंगे, कुछ भी करेंगे, आपको पता है कि मैटर जो होता है वो उतना ही रहता है, उसका आयतन उतना ही रहेगा, किसी भी फॉर्म में कर लीजिए। ठीक है, आप 5 लीटर पानी को चाहे किसी भी बर्तन में रख दीजिए, वो 5 लीटर पानी ही रहेगा, चाहे गैलन में रख दीजिए, चाहे भगोने में रख दीजिए, चाहे किसी शेप के बर्तन में रख दीजिए, चाहे पाइप में डाल दीजिए,
अगर 5 लीटर उसकी कैपेसिटी है तो वो उसी का आकार लेकर के वो 5 लीटर ही रहेगा। तो वही बात है, तो यहाँ पे घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन होगा। अब देखिए घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब, अगर भुजा ए है तो ए का क्यूब, और घनाभ का आयतन, घनाभ की भुजाओं की माप दी गई है, इतना ही हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 1.6 सेंटीमीटर। अब ए क्यूब बराबर हो जाएगा 10 का गुणा 1.6 में होगा तो 16 हो जाएगा, और गुणे 4 है ही, और ए क्यूब बराबर हो जाएगा 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4, और 4 का गुणा पहले से है, और एक बराबर लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 4 का क्यूब, 4 का 3 बार गुणा, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी कि जो घनाभ की नई सिल्ली की जो भुजा होगी वह कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका, नई सिल्ली की भुजा की माप 4 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 18 है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेमी है, 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। अब एक साइकिल के पहिए का व्यास आपको दिया गया है, इस तरीके से ये आपका साइकिल का पहिया होता है, और इस तरीके से ये आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते में ये क्या करता है कि जहां जैसे ये ए बिंदु है और ये मान लेते हैं कि एक चक्कर जब मान रहा है तो बी बिंदु तक जा रहा है, तो उसमें जाने के लिए क्या करेगा, ये देखिए ये आगे जैसे ही बढ़ेगा तो इस तरीके से ये आगे के बिंदु जो है टच होंगे, पूरी लंबाई पूरी परिधि के बराबर टच होगी, यानी कि ये जो पहिया है ये ए से बी जाने में एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, 2 पाई आर, अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। ये आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, अब बोल रहा है कि 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो मान लेते हैं सबसे पहले जो आपसे पूछता वही मान लीजिए, माना x चक्कर लगाएगा, ठीक है, x चक्कर लगाएगा, ये हमने यहाँ पे मान लिया। अब देखिए एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा है तो x चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, x गुणे 2 पाई r, ठीक, x इंटू 2 पाई r। और यहाँ पे आपको जो दूरी दी गई है किलोमीटर में दी गई है, सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए, तो 0.042 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको मीटर में बदलेंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो ये आपका मीटर में हो जाएगा, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। देखिए 1000 से गुणा होगा तो तीनों दशमलव हट जाएगा, और 2 शून्य से और गुणा होगा तो ये 2 शून्य लग जाएगा, तो ये 24,200 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि x चक्कर में इसको साइकिल के पहियों को जो चलना है 24,200 सेंटीमीटर चलना है। ठीक, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, x गुणे, अब सारी वैल्यूज को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 24,200 बटे 2, और पाई की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू कितनी है, व्यास 77 है तो 77/2। ठीक, देखिए 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, 7 से 11 बार में ये 77 कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए 242 और 2 शून्य, और बटे में है 22 गुणे 11। अब 11 से काटिए तो 11 दूनी 22, और 2 बच गया, फिर दूनी 42, दूनी 22 फिर हो जाएगा, और ये पूरा पूरा कट जाएगा, 2200 आ जाएगा, और 2200 बटे 22 से 22 को काट देंगे, बचेगा कितना 100, यानी कि 100 चक्कर में x का मान 100 आ गया, यानी कि 100 चक्कर में ये पहिया 0.242 किलोमीटर चल लेगा। यही आपको निकालना था। तो बहुत ही आसानी से बस एक चीज आपको यहाँ पे पता होना था कि जो पहिया एक चक्कर में कितना चलता है, अपने परिधि के बराबर चलता है। कोई भी पहिया हो दुनिया का, साइकिल का पहिया हो, ट्रक का, कार का, एरोप्लेन का,
सभी का जो पहिया है वो एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर, उस में जो पहिया लगा है उसके परिधि के बराबर चलता है। ठीक, तो उसके अनुसार यहाँ पे हमने निकाल लिया कि ये 100 चक्कर में इतनी दूरी तय कर लेगा। यही आपका पूरा पेपर था। कितना नंबर आपने खुद से सही किया ये मुझे कमेंट करके बताइए। कितना टाइम लगा आपको और यह पेपर आपको कैसा लगा, यह क्लास आपको कैसी लगी, ये सारी चीजें। और कोई डाउट हो मन में तो कमेंट में पूछ लीजिए, या फिर यहाँ पे हमारा नंबर दिया गया है उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यहाँ पे इस क्लास को अपने सभी प्रशिक्षु भाई बहनों में आपको शेयर करना है। जितने भी आपके मित्र हैं उनको शेयर करना है, जो आपके खास मित्र हैं, जो आपके खास ग्रुप हैं डीएलएड के, उन सभी में इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसी तरीके से कम समय में बेहतर ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए। उसमें आपको कोर्सेस में 4 सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। आपको चैप्टर वाइज सभी चीजें पढ़ाई गई हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट उसमें दिया गया है, नोट्स दिए गए हैं, हैंड रिटन नोट्स पूरे आपको मिल जाएंगे, पूरा कंप्लीट। हर एक विषय का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, हर एक विषय का राजन सीरीज सॉल्व मिल जाएगा, पवन सीरीज सॉल्व मिल जाएगा, राजन सीरीज का पीडीएफ, पवन सीरीज का पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि सारा कुछ जितना मटेरियल आपको चाहिए सब कुछ पढ़ने के लिए तुरंत अवेलेबल हो जाएगा और वहां बिना किसी डिस्टरबेंस के आप पढ़ाई कर पाओगे। तो ऐप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। और अब हम आगे मिलेंगे, आगे क्लासेस में क्या आपको पढ़ना है ये सारी चीजें आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।